नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम के तहत हमने पिछले वीडियो में देखा था जब हमने संप्रभुता की बात की थी। संप्रभुता के टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे थे जिसमें हमने उसकी मीनिंग, डेफिनेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चर्चा की थी। अब हम इसके आगे जो हमारा यह वीडियो है इसमें हम संप्रभुता के कुछ प्रकार के बारे में, डिफरेंट जो फॉर्म्स होते हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। हमने इसके पहले भी इसके टाइप्स के बारे में जाना है, जैसे एकलवादी, बहुलवादी, जो कि प्रमुख हैं। और अन्य जो हम अभी कुछ अन्य बिंदुओं पे भी जो चर्चा करेंगे, जो इनके विविध रूप और भी हैं, उनको भी हमें जानना बहुत जरूरी है। ये आपके सिलेबस में भी है, तो इसको हमें पढ़ना बहुत आवश्यक हो जाता है, या पढ़ना जरूरी है। तो आइए इन कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो संप्रभुता के विविध जो स्वरूप है उसमें से पहला है वही जो हमने पहले कक्षा में भी पढ़ा था, पहले वीडियो में भी पढ़ा था हमने, मीन्स आंतरिक व बाह्य संप्रभुता। तो आंतरिक व बाह्य संप्रभुता में हमने देखा था कि जो आंतरिक संप्रभुता है वह राज्य के अंदर रहने वाले जो सभी व्यक्ति और संस्थाएं, तो इसमें हम क्या है, राज्य के अधीन जो होंगी वो संप्रभुता आती है, यानी राज्य के अंदर रहने वाले सभी व्यक्ति और संस्थाएं राज्य के अधीन होंगी। और बाह्य संप्रभुता में हम देखते हैं कि किसी दूसरे देश के अधीन न होना, एक ऐसी स्वतंत्रता या संप्रभुता प्राप्त हो किसी देश को या किसी राज्य को जो अपने स्वयं में निर्णय लेने के लिए संप्रभु हो, समर्थ हो उस चीज के लिए, वह निर्णय ले सके, स्वयं का निर्णय ले पाए, ऐसी यह संप्रभुता कहलाई थी। बाह्य संप्रभुता हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। इसके आगे हम देखते हैं जो अन्य रूप है संप्रभुता के, उसमें दूसरा पॉइंट आता है औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभुता। यह जानना बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान से सुनिए और हो सके तो आप नोट डाउन भी करते जाइए, यह आपके पेपर में काम आएगा। औपचारिक या नाम मात्र की संप्रभुता। तो औपचारिक या नाम मात्र की संप्रभुता को इंग्लिश में नॉमिनल एंड रियल सॉवरेनिटी कहते हैं। औपचारिक या नाम मात्र की संप्रभुता का तात्पर्य एक व्यक्ति या ऐसी इकाई से है जिसके पास सैद्धांतिक दृष्टि से संपूर्ण शक्ति निहित होती, किंतु जिसके द्वारा व्यवहार में शक्ति का अपने ही विवेक के आधार पर उपयोग न किया जा सके। व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग उनके नाम पर कोई अन्य शक्ति ही करती। इसे हम क्या कहेंगे, औपचारिक या वास्तविक संप्रभुता। इसे हम उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं, उदाहरण देख सकते हैं हम इसमें इंग्लैंड का। इंग्लैंड के सम्राट इस प्रकार के औपचारिक संप्रभु का एक बहुत ही आदर्श उदाहरण है। सैद्धांतिक दृष्टि से देखें तो इंग्लैंड में सम्राट ही संप्रभु, किंतु वास्तविक संप्रभु पार्लियामेंट और मंत्रिमंडल है, जो व्यवहार में सम्राट की इस संप्रभुता का उपयोग करता है। वास्तव में हम जैसे भारत का ही अगर उदाहरण देखें तो भारत पे भी जो राष्ट्रपति जी, भारत पे राष्ट्रपति को औपचारिक संप्रभु और संसद एवं मंत्रिमंडल को, जिसमें हम प्रधानमंत्री जी को भी लेते हैं, उनको क्या है, वास्तविक संप्रभु कहा जाता है। तो यह दो एग्जाम्पल आप अपने अच्छे आंसर के लिए लिख सकते हैं एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो, इंग्लैंड के जो सम्राट है उनका और भारत के राष्ट्रपति जी का। तो औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभु का यह भेद संसदात्मक शासन व्यवस्था में भी देखा जा सकता है। तो इसके एग्जाम्पल में आप अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपति का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो कि वास्तविक संप्रभु के एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि इनके पास वास्तविक रूप से शक्ति होती है, वास्तविक संप्रभु कहलाते हैं ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे संप्रभु के प्रकार की बात करते हैं, जो कि है वैध और यथार्थ संप्रभुता, जिसे विधितः व तथ्यतः संप्रभु भी कहते हैं, और जिसे हम डी यूरे एंड डी फैक्टो सॉवरेनिटी यह भी कहते हैं। इसके अंतर्गत देखते हैं कि यह क्या है। एक देश के संविधान द्वारा जिस व्यक्ति या समुदाय को शासन करने का अधिकार प्रदान किया जाता है उसे वैध संप्रभु कहते हैं। और एक देश के अंतर्गत व्यवहार में अथवा वास्तव में जिस व्यक्ति या समुदाय के द्वारा शासन किया जाता है, इसे दूसरे शब्दों में जनता से जो व्यक्ति समुदाय वास्तव में अपनी आज्ञाओं का पालन कराता है उसे यथार्थ संप्रभु कहते हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो राज्य में जो कानून या संविधान की प्रक्रिया उसको अपनाते हुए अगर जो शासक है अपना पद प्राप्त करता है तो
वह आदेश देने का अधिकार उसे मिल जाता है, तो वह वैध और यथार्थ दोनों तरीके से संप्रभु कहलाएगा वह शासक। तो यथार्थ संप्रभुता की परिभाषा करते हुए ब्राइस ने कहा है, यथार्थ संप्रभुता उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के उस समूह में पाई जाती है जो कानूनन तथा गैर कानूनन अपनी इच्छा को राज्य में कार्यान्वित कर सकता है। तो इससे आप समझ रहे हैं कि वही बात है कि जो राज्य में अगर कोई कानून है, अगर उस संविधान है, तो उसकी प्रक्रिया को अगर जो अपनाते हुए उस पद को प्राप्त करता है, शासक बनता है, तो उसे एक कानूनी तौर पे अधिकार मिल जाता है आदेश देने का, निर्णय लेने का। वह एक वैध और यथार्थ संप्रभु कहलाता है। इसके आगे हम देखते हैं जन संप्रभुता। यह है चौथा पॉइंट, जन संप्रभुता, जिसे हम पॉपुलर सोवरेनिटी भी कहते हैं या लोकप्रिय संप्रभुता भी कहते हैं इसे ही हम। तो इसमें देखते हैं कि जैसे 18वीं सदी तक विश्व के प्राय सभी राज्यों में जो स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश राजाओं का शासन था, ये हम सभी जानते हैं। इन राजाओं के शासनकाल में ही कुछ व्यक्तियों द्वारा जन संप्रभुता या लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया गया है। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में हम देखते हैं कि मार्सिलियो ऑफ पडुआ तथा विलियम ऑफ ओकम का नाम लिया जा सकता है, लेकिन स्पष्ट रूप से इस सिद्धांत की घोषणा किसने की? जीन जैक रूसो के द्वारा की गई। जीन जैक रूसो ने इस बात का प्रतिपादन किया कि जनता की वाणी ही ईश्वर की वाणी है। राज्य की प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है, यानी कि राज्य की प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित होती है और सरकार, शासन व कानून निर्माण की शक्ति जनता से ही प्राप्त करती है। अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति का आधार जनप्रभुसत्ता का यही विचार माना जा सकता है, विचार था, और वर्तमान समय में यह विचार सबसे अधिक लोकप्रिय एवं प्रेरणादायक राजनीतिक विचार है। लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में हम कहें तो इसे, आप ये कोटेशन नोट किया कीजिए और अपने एग्जाम में इस आंसर को आप जब लिखते हैं तो इस तरीके की कोटेशंस, कुछ डेफिनेशंस जो महान विद्वानों ने दी है उसको जरूर लिखा करिए। ये आपके एग्जाम में आपके मार्क्स को बढ़ाने में बहुत कारगर साबित होगा। तो इसे आप बिल्कुल 2-3 डेफिनेशन तरह से लिखने ही चाहिए, आप लोग बिल्कुल लिखिएगा, आप लोग को बहुत इसके अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इसका फायदा ही होगा। तो लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में इन्होंने कहा है कि लोकप्रिय संप्रभुता लोकतंत्र का आधार तथा प्रतीक बन गई। मतलब हम ये कह सकते हैं लोकप्रिय संप्रभुता में मुख्य रूप से रूसो ने यही कहा कि संप्रभुता जनता में निवास करती है। इन्होंने यही कहा कि जो संप्रभुता है अगर वो जनता में निहित हो, जनता में निवास करती है, तो लोकप्रिय संप्रभुता लोकतंत्र का आधार तथा प्रतीक भी बन गई है। लोकतंत्र में यही तो होता है कि जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा बोलते हैं ना हम, तो इसमें जो जनता है प्रमुख होती है। तो इस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो लोकतंत्र सबसे अच्छा शासन व्यवस्था भी माना जाता है। तो यह पॉपुलर सोवरेनिटी भी आप हम इससे संबंधित करके आप इस पॉइंट को और भी आगे बढ़ाकर लिख सकते हैं। तो यह चौथा पॉइंट था। इसके आगे हम बात करते हैं वैधानिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता, जो कि आपके सिलेबस पे भी दिया हुआ है, और ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए और नोट डाउन करते भी चलिएगा। कानूनी संप्रभुता जिसको हम बोलते हैं लीगल सोवरेनिटी, और छठवा है राजनीतिक संप्रभुता जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल सोवरेनिटी। कानूनी संप्रभुता की बात पहले करते हैं, जिसको हम देखते हैं कि राज्य के अंतर्गत कानूनों का निर्माण करने और उसका पालन कराने की सर्वोच्च शक्ति जिस सत्ता के पास होती है उसे कानूनी संप्रभुता कहा जाता है। फिर से सुनिए, राज्य के अंतर्गत कानूनों का निर्माण करने और उसका पालन कराने की सर्वोच्च शक्ति जिस सत्ता के पास होती है उसे कानूनी संप्रभुता कहा जाता है। यह वह संप्रभु है जिसे न्यायालय स्वीकार करता है। वैधानिक दृष्टि से इस सर्वोच्च शक्ति पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है और वह धार्मिक सिद्धांतों, नैतिक निर्देशों तथा जनमत के आदर्शों का उल्लंघन कर सकता है। कानूनी संप्रभुता को स्पष्ट करते हुए गवर्नर ने कहा है, ये कोटेशन आप नोट करिएगा, गवर्नर ने कहा है कि कानूनी
वह निश्चित शक्ति है जो राज्य के उच्चतम आदेशों को कानून के रूप में प्रकट कर सके। वह शक्ति जो ईश्वरीय नियमों या नैतिकता के सिद्धांत तथा जनमत के आदेशों का उल्लंघन कर सके। इसका एग्जाम्पल वही है, इंग्लैंड में संसद सहित सम्राट को इसी प्रकार का कानूनी संप्रभु को हम कहते हैं। तो यह एक प्रमुख एग्जाम्पल था जिससे आप समझ सकते हैं कि कानूनी संप्रभुता को हम यह भी कह सकते हैं कि एक कार्यपालिका। इसके समर्थक में हम देखते हैं कौन कौन है। जीन बोधान भी है, हॉब्स है, बेंथम भी है। तो इसमें यह बताया है कि जैसे हम ब्रिटेन की संसद की हम बात करते हैं ना, मुख्य रूप से इसमें यह बताया है कि इसके पास कानूनी तौर पे शक्ति प्राप्त होती है, कानूनी रूप से संप्रभु होता है, और यह इसके पास ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो वह कुछ भी कर सकता है। इस पे एक बहुत ही अच्छी लाइन कही जाती है जिसका एग्जाम्पल जो हम देख सकते हैं, जो ब्रिटेन के एग्जाम्पल की बात की जाती है। तो उसमें जो ब्रिटेन की संसद है उसे कहा जाता है कि यह नवजात शिशु को पूर्ण वयस्क भी घोषित कर सकती है। बस यह स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, वरना तो यह कोई भी काम कर सकती है। जो ब्रिटेन की संसद है वह कुछ भी कार्य कर सकती है, इतनी शक्ति उसे कानूनी तौर पे प्राप्त होती है। तो आप देख सकते हैं कि लीगल सोवेरेनिटी में हम इसकी कुछ विशेषताओं के द्वारा हम इसके प्रमुख बिंदुओं को हम समझ सकते हैं। हम क्या है एक्चुअल में लीगल सोवेरेनिटी, इसको और समझ सकते हैं कि कानूनी संप्रभुता की जो निम्नलिखित विशेषताएं हैं उनको आप नोट करिए कुछ। जैसे पहला विशेषता है, यह निश्चित होती है और यह न्यायालय इसे स्वीकार भी करता है, यह न्यायालय द्वारा स्वीकृत होती है। दूसरा है, यह किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह में निहित हो सकती है, यह किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह में निहित हो सकती है। तीसरा है, यह निश्चित रूप से संगठित, स्पष्ट और विधि द्वारा मान्य होती है। चौथा, व्यक्तियों को सभी अधिकार कानूनी संप्रभुता से प्राप्त होते हैं और स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को इस संप्रभु के विरुद्ध कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। पांचवा है, यह असीमित और सर्वोच्च होती है। तो वही इसे बता रहा है कि यह सर्वोच्च होती है, यह कुछ भी कर सकती है। जिसमें एग्जाम्पल मैंने, इसका मतलब यह नहीं है कि यह निरंकुश हो जाएगी, लेकिन हाँ, ब्रिटेन की संसद में जो मैंने एग्जाम्पल बताया वो आप अपने पेपर में लिख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि ये कोटेशन बहुत ही सटीक बैठता है वहाँ की संसद के लिए। एक एग्जाम्पल के लिए आपके लिए बहुत बेहतर है कि ब्रिटेन की संसद कुछ भी कर सकती है, बस स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। बाकी वह एक नवजात शिशु को पूर्ण वयस्क भी घोषित कर सकती है, इतनी शक्ति है उसके पास। वह लीगल को इलीगल कई तरीके से, यानी कि अब बहुत तरीके से कह सकते हैं कि विधिक संप्रभु ही की शक्ति मान्य है, क्योंकि यह एक कानूनी मान्यता प्राप्त है। यह अपने देश के जो संविधान है ना, उस संविधान को दोबारा लिख भी सकती है। यह गैर कानूनी को कानूनी भी बना सकती है। तो इसी तरीके से ब्रिटेन की संसद इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम मानेंगे। ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, बस स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। यद्यपि कानून द्वारा यह भी संभव है। विधिक संप्रभु की शक्ति पर कोई भी प्रतिबंध हम नहीं देखते और यह कानूनी मान्यता प्राप्त होती है, जबकि राजनीतिक संप्रभु में ऐसा नहीं होता। अब हम राजनीतिक संप्रभुता की भी बात करते हैं आगे। ये दो पॉइंट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम संप्रभुता के विविध प्रकारों की बात करते हैं। तो इसमें पॉलिटिकल लीगल जो सोवेरेनिटी है वो आपके सिलेबस में है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से लिखिएगा। तो अब हम राजनीतिक संप्रभुता की बात करते हैं। तो जैसे देखते हैं हम, स्विट्जरलैंड जैसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्री शासन व्यवस्था वाले देशों में तो कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में कोई अंतर ही नहीं होता। लेकिन जिस प्रकार का प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश देशों में प्रचलित है, उसके अंतर्गत कानूनी संप्रभु और राजनीतिक संप्रभु अलग अलग इकाइयां होती हैं। कानूनी दृष्टि से तो इंग्लैंड में पार्लियामेंट संप्रभु है, किंतु वास्तविक रूप में पार्लियामेंट की सत्ता पर अनेक प्रतिबंध हैं। पार्लियामेंट जनता के कल्याण और इच्छाओं के विरुद्ध किसी प्रकार के कानून का निर्माण नहीं कर सकती, क्योंकि जनता पार्लियामेंट के सदस्यों को निर्वाचित करती है और उन पर नियंत्रण रखती है।
और पार्लियामेंट की सत्ता पर नियंत्रण रखने वाली शक्ति को ही राजनीतिक संप्रभु कहा जाता है। लेकिन यह राजनीतिक संप्रभुता कानून द्वारा ज्ञात नहीं होती, यह तो असंगठित और अनिश्चित भी होती है। संकीर्ण दृष्टिकोण से एक देश के निर्वाचकों को राजनीतिक संप्रभु कहा जा सकता है, क्योंकि वे ही कानूनी संप्रभु का निर्माण करते हैं। लेकिन दलीय राजनीति, लोकमत और प्रचार के साधनों का भी कानूनी संप्रभु पर नियंत्रण रहता है। इसलिए गिलक्राइस्ट ने के शब्दों में कहा जा सकता है कि राजनीतिक संप्रभु एक राज्य के अंतर्गत उन सभी प्रभावों का योग है जो कानूनी संप्रभु के पीछे निहित रहते हैं। कानूनी तथा राजनीतिक प्रभुता का अंतर बताते हुए गिलक्राइस्ट ने यह भी लिखा है कि कानूनी प्रभुसत्ता निश्चित रूप से संगठित तथा स्पष्ट होती है। राजनीतिक प्रभुसत्ता यद्यपि वास्तविक होती है, फिर भी यह अस्पष्ट तथा अनिश्चित होती है। यानी कि राजनीतिक संप्रभुता में हम ये भी कह सकते हैं, कानून आपको समझ में आया ही होगा कि ये क्या बताना चाह रहा है। कानून संविधान पर जैसे डिपेंड करता है, और राजनीतिक संप्रभुता किसी राजनीतिक जैसे लोकतंत्र या राजतंत्र उन परिस्थितियों पर डिपेंड करती है कि उसकी संप्रभुता किस पे निवास करती है। तो भारत की संप्रभुता जनता में निवास करती है, संसद में निवास करती है, तो संप्रभुता हम देखते हैं कि जनता में भी निहित होती है। तो गिलक्राइस्ट के जो शब्द हैं, इनको एक कोटेशन है, उसको जरूर आप लिखिएगा कि कानूनी प्रभुसत्ता निश्चित रूप से संगठित तथा स्पष्ट होती है। राजनीतिक प्रभुसत्ता यद्यपि वास्तविक होती है, फिर भी यह अस्पष्ट तथा अनिश्चित होती है। तो इस प्रकार से हमने आज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोवेनिटी की हमने बात की, जिसमें आपको मैं फिर से बता रही हूँ कि पॉलिटिकल और लीगल जो सोवेनिटी है, इसे आप प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा। और जो कानूनी प्रभुसत्ता के जो समर्थक हैं, इनमें है वही जीन बोदा, हॉब्स है और बेंथम है। और जो राजनीतिक प्रभुसत्ता है, इसके समर्थक में लॉक है, जॉन लॉक, डायसी है, गिलक्राइस्ट है। लोकप्रिय जनता जो लोकप्रिय संप्रभुता है, उसके समर्थक में आपको एल्थूजियस है, ये सब आएंगे। तो कानूनी प्रभुसत्ता में हम उसको अगर सरल शब्दों में समझे तो इसको हम ये कार्यपालिका के रूप में भी देख सकते हैं। और जो राजनीतिक संप्रभुता को हम संसद में देखेंगे और लोकप्रिय में जनता को प्रमुख रूप से देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यह देख सकते हैं कि जैसे राजनीतिक संप्रभुता में जो जनमत है या निर्वाचक समूह जो है वह इस पे निवास करती है, और संप्रभुता अदृश्य ही रहती है एक तरीके से। जिस तरीके से कहा है ना गिलक्राइस्ट जी ने कि यह एक अस्पष्ट रूप से और अनिश्चित रूप से भी हमें देखने को मिलती है। लेकिन यह दोनों प्रमुख फॉर्म्स है सोवेनिटी के, तो इसे हमें जानना जरूरी है। वैसे यह सारे फॉर्म्स आपको लिखने हैं, लेकिन अगर आपके सिलेबस में पॉलिटिकल और लीगल सोवेनिटी है, अलग से दिया हुआ है, तो आप मान के चलिए कि इस पे भी क्वेश्चन अलग से आ सकता है, तो आपको यह जानना जरूरी है। तो ठीक है विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरी ऑफ सोवेनिटी और अन्य कुछ संप्रभुता के बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो अभी लॉकडाउन का टाइम है, फिलहाल घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, यही कहूँगी, एक रिक्वेस्ट है कि अपने स्तर पे हो सके जितना आप बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, और खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए थैंक यू।